At any instant, a rolling body may be considered to be in pure rotation about an axis through the point of contact. This axis is translating forward with a speed. जरा समझना क्या है। अगर मान लिया कोई रोलिंग बॉडी है, मान लिया एक स्फीयर है या रिंग है, कुछ भी है, और वो किसी प्लेन सरफेस पर रोल कर रही है, ये मान लिया प्लेन सरफेस पे रोल कर रही है, तो प्योर रोलिंग केस में इसका सेंटर जो है वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है और अपने सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रही होती है, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर की कंडीशन स्टेबलाइज हो रही होती है। आर जो है वो उसकी रेडियस होगी, ठीक। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ये बॉडी प्योर रोटेशन में होती है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसके अबाउट ये बॉडी जो है इस इंस्टेंट पर ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोटेशन में, प्योर रोटेशन में इसके अबाउट हर पार्ट जो है, हर हिस्सा जो है, हर पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के अबाउट कितनी वेलोसिटी से घूमता हुआ नजर आएगा आपको, ओमेगा से। और इस पॉइंट को, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये एक्सिस ट्रांसलेट नहीं कर रही होती, ये एक्सिस खुद रेस्ट में होती है और इसके अबाउट पूरी बॉडी जो है वो प्योर रोटेशन में होती है। तो इसकी जो ट्रांसलेटिंग स्पीड होगी, इसकी जो फॉरवर्ड स्पीड होगी वो क्या होगी, 0। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A wheel of radius r rolls on a ground with a uniform velocity v. The velocity of topmost point relative to the bottommost point. Bottommost point के relative में topmost point की velocity क्या होगी, तो पुराने वाले डायग्राम से ही समझ लेते हैं। जो bottommost point है वो तो रेस्ट में है, और इसके रिस्पेक्ट में जो topmost point की velocity होगी, ये जो पॉइंट होगा इसकी velocity क्या होगी, तो ट्रांसलेशन की वजह से तो होगी v, और रोटेशन की वजह से होगी ओमेगा आर। तो टोटल जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v प्लस ओमेगा आर, और ओमेगा आर खुद v के बराबर होता है प्योर रोलिंग के केस में, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2v, ठीक है। तो बॉटम मोस्ट तो खुद ही रेस्ट में है, तो बॉटम मोस्ट के रिस्पेक्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2v। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द सेंटर ऑफ ए व्हील रोलिंग ऑन ए प्लेन सरफेस मूव्स विद ए स्पीड v नॉट, ठीक है। व्हील का जो सेंटर है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v नॉट से। द पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द व्हील एट द सेम लेवल एट द सेंटर विल बी मूविंग एट ए स्पीड। समझना जरा क्या हो रहा है सिचुएशन। मान लिया एक स्फीयर है, ये एक व्हील है और ये रोल कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये रोल कर रहा है, और हमने क्या माना था कि सेंटर कितनी स्पीड से आगे चलता है, तो वो क्वेश्चन में दिया है v नॉट, और घूम रहा होगा मान लिया ये ओमेगा नॉट से, और प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। आर क्या होगी, इसकी रेडियस। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके सेंटर के ही लेवल में और इसकी रिम पे जो पॉइंट होगा, यानी इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक। तो जरा समझते हैं। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से इसके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होगी v नॉट, और रोटेशनल मोशन की वजह से टेंजेंशियली जो स्पीड होगी वो होगी ओमेगा नॉट आर, और ओमेगा नॉट आर खुद किसके बराबर होता है, v नॉट के बराबर, ठीक। तो ये वाली v नॉट है ट्रांसलेशन मोशन की स्पीड, और ये वाली v नॉट है ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो जो नेट स्पीड होगी, जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, वो उनका रिजल्टेंट होगी, नेट स्पीड इनका रिजल्टेंट होगी, और वो होगी v नॉट रूट 2। 90 डिग्री पे हैं दोनों, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, v नॉट रूट 2। सो योर आंसर इज सी पार्ट। क्लियर। A uniform solid spherical ball is rolling down a smooth inclined plane from a height h। h हाइट से स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है, रोल कर रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है तो वो रोल नहीं कर सकता। इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग की कंडीशन ये है कि उसमें फ्रिक्शन होना ही चाहिए, ठीक। फिर क्या कह रहे हैं, तो वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल व्हेन इट रीचेज द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज v, ठीक है। जब वो इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम में पहुंच जाता है तो जो उसके पास वेलोसिटी होती है वो है v। If the ball is now thrown vertically upwards with the same velocity v, the maximum height to which ball will rise, कितनी maximum height तक rise करेगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर लिया जाए। इस क्वेश्चन में लिखा उन्होंने स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, तो यहाँ पे स्मूथ काटना पड़ेगा वरना प्योर रोलिंग हो नहीं पाएगी, ठीक। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, और स्मूथ की जगह लिख सकते हैं रफ, सफिशिएंटली रफ, ताकि प्योर रोलिंग हो सके। तो ये है सिचुएशन, ये मान लिया इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी हाइट थी h, और जब ये सॉलिड स्फीयर यहाँ से रोल करके आपने जब गिराया यहाँ से,
तो जब ये यहाँ पहुँचा तो उसके पास स्पीड कितनी थी v की। तो सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे कितना होगा, ठीक है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ एक नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और आई की वैल्यू खुद क्या होती है, तो वो होती है 2/5 mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर के लिए इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब अगर प्योर रोलिंग कर रही है तो जो v है वही किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के। तो ये भी क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये एम जी एच इज इक्वल टू आपका आया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/5 एम वी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 प्लस 1/5 एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर बनेगा 7, तो ये आ जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। तो अगर हम m से m कैंसिल आउट कर लें तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10gh/7, ठीक। अब कह रहे हैं किसी क्वेश्चन में कि अगर किसी वॉल को इस इसी वेलोसिटी से ऊपर फेंके तो कितनी हाइट तक जाएगा। तो वो जो हाइट होती है वो v²/2g होती है। वो जो हाइट होती है वो क्या होती है, v²/2g, वो होती है मैक्सिमम हाइट जो वो अटेन करेगा। और v स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, तो कितना आने वाला है 1/2g टाइम्स v स्क्वायर, और v स्क्वायर कितना है, तो वो है 10gh/7। g से g कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो जो हाइट आ रही है वो आपकी आ रही है 5h/7। अगर उसी वेलोसिटी से किसी को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो वो है 5h/7। सो योर आंसर इज सी पार्ट। और इसमें करेक्शन क्या था वो आपको समझ में आया। यहाँ जो स्मूथ लिखा था वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्योर रोलिंग हो नहीं पाएगी फिर। A small object of uniform density rolls up a curved surface with the initial velocity v dash. It reaches up to a maximum height 3v²/4g। यहाँ v dash नहीं होना चाहिए, यहाँ v ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो v है वही वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, और कर्व सरफेस पे वो रोल करता हुआ ऊपर जाता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी v थी, ठीक है। v डैश हटा देते हैं यहाँ से, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v, और कितनी हाइट अटेन कर ले रहा है, तो वो 3v²/4g। तो पूछ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है क्या, तो आराम से समझना। अगर वो रोल कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोल कर रहा है ना, लिखा हुआ उन्होंने। तो रोल कर रहा है, तो रोलिंग के केस में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो वो बनेगी mgh। और वो जो हाइट आपको दी हुई है वो आपको दी हुई है 3v²/4g, इतनी हाइट उसने अटेन करी। अब यहाँ से हम ये फाइंड करेंगे वो ऑब्जेक्ट क्या, हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें इसमें कैंसिल आउट होने वाली हैं, आराम से समझिए आप। इस g से g कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आया 3mv²/4 और ये है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको इधर ले जाके माइनस करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जो आपका आने वाला है वो है 3/4 माइनस 1/2, तो ये 1/4 एम वी स्क्वायर आया। अब वी स्क्वायर की जगह खुद लिख सकते हो आप ओमेगा आर, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो आपका आ गया mr²/2। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का। डिस्क अगर रोल करती हुई जा रही है तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी एक्सिस के अबाउट, जो उसकी मेन एक्सिस होती है सेंटर से पास करने वाली उसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुई, डिस्क भी हो सकती है और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकती है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं, बट सॉलिड सिलेंडर इसमें दिया नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, डिस्क। क्लियर। A sphere is rolling down a plane of inclination theta to the horizontal. The acceleration of its center down the plane is, ठीक। तो अगर रोल कर रहा है डाउन द प्लेन, आराम समझना है आपको, एक स्फीयर है वो डाउन द प्लेन रोल कर रहा है इस तरह से, ये। अब रोलिंग हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो बिना फ्रिक्शन के तो नहीं हो सकती, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg sin थीटा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा फ्रिक्शन।
तो एसलरेशन, उसका जो डाउनवर्ड एसलरेशन होगा उसकी अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसलेशन, सेंटर ऑफ मास का एसलेशन। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि वो जो एसलेशन आएगा वो जी साइन थीटा से कम आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन को हम माइनस कर रहे हैं। तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट आंसर टिक करना है इसमें। तो आंसर आएगा आपका लेस देन जी साइन थीटा, बी पार्ट। Two uniform solid spheres having unequal masses and unequal radii are released from rest from the same height on the rough inclined plane. If the sphere rolled without slipping, तो कौन पहले नीचे पहुंचेगा, ये सब पूछ रहे हैं। तो एसलरेशन जो होता है, एसलेशन वो होता है प्योर रोलिंग केस में इंक्लाइंड प्लेन पे, तो वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये है एसलेशन का फॉर्मूला। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे एसलेट कर रहा है, रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का ही एसलरेशन है। अब अगर सॉलिड स्फीयर है तो आई की जगह हम क्या डालेंगे, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो आई की आई हटा के यहाँ डालते हैं हम, आई हटा के यहाँ रिप्लेस करते हैं हम 2/5 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 2/5 7/5, तो 5 पहुँच गया ऊपर और नीचे रह गया 7 और जी साइन थीटा। अब अगर सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है तो उसका एसलेशन होगा 5/7 जी साइन थीटा। अब मजे की बात यह है कि ना इसमें मास बचा ना इसमें रेडियस बची, यानी अगर कई सारे स्फीयर्स हैं, ढंग से समझना आपको, अगर कई सारे स्फीयर्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, बट सबके सब सॉलिड स्फीयर हैं, तो सबका जो डाउन द प्लेन एसलेशन होगा वो 5/7 जी साइन थीटा ही होगा, अगर सबके सब प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं। तो सब अगर एक ही हाइट से छोड़े गए हैं, एक ही इंक्लाइन प्लेन पे छोड़े गए हैं, तो उनका एक ही एक्सेलरेशन है और एक ही टाइम में वो नीचे पहुंचेंगे। और जब वो नीचे पहुंचेंगे तो सबकी स्पीड भी सेम होगी। क्लियर? तो कौन पहले पहुंचेगा, कोई पहले नहीं पहुंचेगा, दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। ठीक, तो इफ द टू स्फीयर रीच द बॉटम टुगेदर, सो योर आंसर इज सी पार्ट। 8th वाला इसी पे बेस्ड है। एक सॉलिड स्फीयर है, मास एम का, रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन थीटा दिया है आपको, तो उसका लीनियर एसलेशन पूछ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का लीनियर एसलेशन कितना होगा, तो जो हमने निकाला वही होगा 5/7 जी साइन थीटा। सो योर आंसर इज डी पार्ट। An inclined plane makes an angle of 30 degree with the horizontal. A solid sphere rolling down this inclined plane from rest without slipping, और उसका लीनियर एसलेशन आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी हमने लिखा था रिलेशन, क्या था आपका, 5/7 सॉलिड स्फीयर के लिए डायरेक्ट 5/7 जी साइन थीटा, और साइन यहाँ पे एंगल जो है वो 30 डिग्री है, तो साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू आएगी हाफ, तो ये आपका आंसर आया 5/14 जी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 degree without slipping. अब इसमें एक सर्कुलर रिंग है और वो 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे बिना स्लिप करे रोल करती हुई आ रही है, और उसका लीनियर एसलेशन पूछा। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, उसी को फिर से यूज कर लेंगे। एसलेशन क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब रिंग के केस में आई जो है खुद क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 + 1 2, तो आंसर आपका बना g/2 साइन थीटा, और थीटा खुद 30 डिग्री है, तो g/2 साइन 30, साइन 30 खुद हाफ होता है, तो आपका आंसर बनेगा g/4, डी पार्ट। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई ए सॉलिड स्फीयर and that taken by a disc of same mass and radius to roll down a rough inclined plane from rest from the same height. टाइम का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ए एसलेशन से नीचे आ रहा है और एल लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है, सेम हाइट है सेम एंगल है, तो लेंथ भी तो सेम होगी। अगर हाइट सेम है एंगल सेम है तो जो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है वो भी सेम होगी। तो ए एसलेशन से अगर कोई एसलेट करके नीचे आ रहा है और लेंथ एल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसको जो टाइम लगता है वो होता है √2l/a। ठीक, सिंपल इक्वेशन है। L इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो प्लस हाफ AT² ही लिखेंगे हम, ut प्लस हाफ AT², ये तो 0 ही है, तो t कितना आ जाएगा, √2l/a। ठीक, लेंथ सेम है, 2 सेम है, तो सिर्फ बचा ये एसलेशन। तो एसलेशन हम अलग अलग निकाल लेते हैं। सॉलिड स्फीयर का तो हम कई बार निकाल चुके हैं, तो सॉलिड स्फीयर कितना आया था, 5/7 जी साइन थीटा। और दूसरी क्या है, डिस्क है, तो डिस्क का कितना, ये है सॉलिड स्फीयर, SS लिख देता हूँ मैं।
दूसरा है डिस्क। डिस्क का कितना होगा, तो डिस्क का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आई कितना होगा डिस्क का, तो डिस्क का खुद आई होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ प्लस 1 3/2, तो ये आ गया 2/3 जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन है डिस्क का। अब टाइम का रेशियो पूछा है, टाइम टेकन बाई सॉलिड स्फीयर अपॉन टाइम टेकन बाई डिस्क इज इक्वल टू 2L, तो दोनों केसेस में सेम होगा, 2L तो ये दोनों केसेस में सेम होगा, तो एक्सेलरेशन के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। जी साइन थीटा दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाले में बचने वाला है, डिस्क में बचने वाला है 2/3 और नीचे वाले में बचने वाला है 5/7। तो ये आपका सॉल्व होने के बाद आने वाला है 14/15। ये होगा उनके टाइम का रेशियो, अंडर रूट 14 बाई अंडर रूट 15 डी पार्ट। A solid sphere, a hollow sphere and a disk, all having same mass and radius। all having same mass and radius ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर कई सारे सॉलिड स्फीयर हैं, सबका मास अलग अलग है, सबकी रेडियस अलग अलग है, लेकिन उन सबका जो एक्सेलरेशन होगा, जो वेलोसिटी होगी, जो टाइम होगा, वो सब कुछ सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलो कह दिया, तो उन्होंने कह दिया है ये सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर एंड ए डिस्क, ऑल हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एंड रिलीज। The friction coefficient between the objects and the incline are same and not sufficient। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है तो, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि प्योर रोलिंग करा सके। इसका मतलब अब लगेगा वहां काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पूछ रहे हैं लीस्ट टाइम किसको लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, तो इसको आपको बहुत ही ढंग से समझना है। देखिए ये कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे होंगे, तो नीचे तो लग रहा होगा mg sin थीटा, और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एन, और एन खुद होगा mg cos थीटा, तो ये लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो नेट इक्वेशन ये आएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और m कैंसिल आउट हो गया, तो और एक्सेलरेशन जो आपका आया वो g कॉमन लेके आपका आ रहा है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। और इस एक्सेलरेशन में कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस एक्सेलरेशन में चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, डिस्क हो, उनके मास सेम हो मत हो, उनकी रेडियस सेम हो मत हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर केस में सबका एक्सेलरेशन सेम ही आ रहा है, क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, ठीक। और सबका एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, और सेम हाइट से, सेम इंक्लाइन प्लेन पे हैं, थीटा सेम है, सेम ही हाइट से, एक ही पोजीशन से सब छोड़े गए हैं, तो सबको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो भी सेम लगेगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट, ऑल विल टेक द सेम टाइम। क्लियर। अब इसका जो अगला वाला है उसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर, एक डिस्क है, ऑल हैविंग द सेम मास एंड रेडियस आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ एन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें जो इंक्लाइन प्लेन है वो कैसा स्मूथ है, अब स्मूथ है तो यहाँ तो और भी बढ़िया, यहाँ तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ mg sin थीटा लगेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा सबका डाउन द प्लेन, वो सबका एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा, और जब सबका एक्सेलरेशन g sin थीटा है तो सभी एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, सबकी फाइनल स्पीड सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, तो ऑल विल टेक द सेम टाइम। तो इसमें भी आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। The speed of uniform spherical shell after rolling down an inclined plane of vertical height h from rest। h हाइट से इंक्लाइन, h हाइट का इंक्लाइन प्लेन है, हाइट h है, लेंथ l नहीं है, हाइट h है, लेंथ नहीं दिया आपको, और उसकी फाइनल स्पीड पूछ रहे हैं, स्फेरिकल शेल है और रोल करके आ रही है, प्योर रोलिंग करके आ रही है, तो बहुत आसान है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, वही किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी, एक तो होगी हाफ mv² और एक होगी हाफ i ओमेगा²। अब ये हॉलो स्फेरिकल शेल है, तो आई कितना बनेगा, आई बनेगा 2/3 mr² इंटू ओमेगा²। अभी r² ओमेगा² खुद हो गया v, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो ये आपका आने वाला है हाफ प्लस 1/3, तो ये हुआ 5/6 mv²।
m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो जो v आपका आएगा वो आपका आएगा √6gh/5. सो योर आंसर इज बी पार्ट. A solid cylinder rolls down an inclined plane of height 3 meter and reaches the bottom of a plane with angular velocity of 2√2 radian per second. रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछ रहे हैं, ये भी बहुत आसान है. ठीक है, कैसे करेंगे वो समझिए आप. ठीक, इसमें भी हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहे हैं. देखिए, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, जी की वैल्यू एच, चलो अभी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब वी स्क्वायर को हम खुद लिख ले रहे हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. ठीक, क्योंकि हमें ओमेगा दी है, प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब आई कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर है तो उसका होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो ये इक्वेशन बन गई. एम और एम कैंसिल आउट, जी है 10, हाइट है 3, तो ये इधर तो बचने वाला है ये 30, और ये जो 2 है 1/2 कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं. ठीक है, या फिर अभी लिख लेते हैं, ये है ओमेगा स्क्वायर बाई 2 और ये है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2. पहला वाला है, जो पहला वाला है वो है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2, और दूसरा वाला है वो है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4. तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपका आने वाला है 3/4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर. तो यहाँ से आर स्क्वायर अगर हम 3 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा आपका 10, और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40. तो 40/ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8, और 8 से कैंसिल करेंगे 45 टाइम्स. तो ये जो रेडियस आ गई आपकी वो आ गई √5 मीटर्स. तो आपका आंसर क्या बनेगा, ये डी पार्ट. क्लियर.